हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्फीयर में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, शानदार और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। आज हम करने वाले हैं अपने यूपी टेट 2026 के आगामी परीक्षा की दृष्टि से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो रहने वाले हैं हमारे हिंदी सब्जेक्ट के। आपको हमारी पिछली वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही होंगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक किया कीजिए। आज जो हम लोग प्रश्न करेंगे वे सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। यूपी टेट 2026 जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा यूपी टेट का, चूँकि यूपी टेट एग्ज़ाम काफ़ी समय बाद 2021 के बाद अब होने जा रहा है, तो काफ़ी समय का गैप कभी-कभी हो जाता है सरकार की कुछ गलतियों या कुछ कमियों के कारण। तो सभी लोग कोशिश करें कि इस बार आपका यूपी टेट जो भी हमारा स्कोर होता है उसे क्लियर करें अपने अपने कास्ट और कैटेगरी के अनुसार। आपको ये क्लास परीक्षा के में आने वाले प्रश्नों को समझने और उसके पैटर्न को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 1 एवं 2 के लिए दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यूपी टेट में हिंदी में एक पैराग्राफ दिया होता है और एक पोइट्री दी जाती है। पोइट्री का पैराग्राफ होता है। ये हमारा पोइट्री का पैराग्राफ है। वरवंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघरारी लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की। निछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। इसी पैराग्राफ के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इस पद्यांश में कौन सा रस है? ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी करुण रस। इन पंक्तियों में भगवान राम के वात्सल्य रूप का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर वात्सल्य रस है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपरोक्त पद्य किस कवि का है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी जायसी। अब देखिए साथियों, ये प्रश्न कितना सिंपल, कितना सरल है। इस पैराग्राफ में ही इस प्रश्न का उत्तर दे रखा है। इस प्रश्न में ही जो हमारे कवि हैं उनका नाम लिख रखा है तुलसी। अतः ये हमारा जो पद्यांश है तुलसीदास द्वारा रचित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ऑप्शन ए सा दंत्य, ऑप्शन बी चा कंठ, ऑप्शन सी
तालव्य। ऑप्शन डी श मूर्धन्य। यूपी टेट एवं जो हमारा सुपर टेट होता है उसमें वर्णमाला से काफ़ी डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हिंदी में ही नहीं संस्कृत में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है हमारी वर्णमाला। इसे अगर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आसान शब्दों में इस प्रकार समझाऊंगी जिससे आपको रटना ना पड़े, और एक ही बार में वो जो वर्णमाला है और वर्णमाला से जो वर्ड्स हैं वो उनका जो वर्गीकरण है विभिन्न प्रकार से, ये सभी चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। तो कमेंट करके सभी साथी बताएंगे। अगर आप सभी के कमेंट काफ़ी अधिक मात्रा में आएंगे तो मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिससे आप सभी को काफ़ी लाभ होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। यह इस सूत्र से संस्कृत के सूत्र से हम सभी को पता चलता है। अकुह विसर्जनीयानां कंठा। ईचुयसानां तालु ऋतुरसाणां मूर्धा ऋतुलसानां दंता। अतः ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऋतु लुरी और तावर्ग और सपेरा सा, ये सभी दंत से दंत्य वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध कथन है। ऑप्शन ए, हिंदी में ज्य का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। ऑप्शन बी, क्ष संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन सी, विसर्ग कंठ्य वर्ण है। ऑप्शन डी, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। यह प्रश्न भी हमारा वर्णमाला से ही रिलेटेड है। वर्णमाला में हमें काफ़ी डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है, तभी हम इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं कर सकते हम सभी लोग, परंतु इसमें यह दिया है कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, जो कि गलत है। तो गलत ही हमसे पूछा है, अशुद्ध पूछा है, और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए, हिंदी में ज्य का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। यह बात सही है, क्योंकि हम सभी अब ज्य का सही उच्चारण, वास्तविक उच्चारण ज्य होता है, क्योंकि यह ज और यहाँ से मिलकर एक बनता है जो कि एक संयुक्त व्यंजन है। परंतु अब आज वर्तमान काल में हम सभी इसे ज्ञ कहकर बुलाने लगे हैं, जो कि इसका शुद्ध उच्चारण है। ऑप्शन बी है हमारा, क्ष संयुक्त व्यंजन है। यह बात भी सत्य है। क्ष हमारा बनता है क प्लस स से, अतः यह भी संयुक्त व्यंजन है। और ऑप्शन सी है हमारा, विसर्ग कंठ्य वर्ण है। विसर्ग कंठ्य वर्ण है, यह भी सत्य है। इसे बोलने में कंठ का
उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है हमारी 5। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? यहाँ पर जो लड़का है वह करता भी है। ऑप्शन ए नहीं होगा सही, क्योंकि कार्य किसने नहीं किया? लड़के ने नहीं किया, अर्थात कर्ता लड़का होगा, यह सही है। लड़का करता होगा। एक वचन भी है लड़का, पुल्लिंग भी है। लड़का जो वर्ड है वो पुल्लिंग है, एक वचन है और वाक्य के अर्थ के अनुसार करता भी है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सी है ये मिस्टेक से बी हो गया है। ऑप्शन सी जो हमारा है यह राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लड़के वर्ड है यह बहुवचन नहीं है। यहाँ पर लड़के वर्ड जो है हमारा यह एक वचन को प्रदर्शित करता है। अतः सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है हमारी 6। राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी उभयवाच्य, ऑप्शन सी कर्तृवाच्य, ऑप्शन डी कर्मवाच्य। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है यह वाच्य का कोई प्रकार होता ही नहीं था। यह ऑप्शन तो गलत ही है। देखते हैं कौन सा वाच्य हो सकता है। राम आम खाता है, यहाँ पर जो राम है वो करता है हमारा, और राम के अनुसार ही खाता है क्रिया आई है। अतः यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है, जिस कारण यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। अतः ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या हमारी 7। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उपमा। बताइए साथियों। इस पंक्ति में हमारा श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार में कोई एक ही शब्द एक ही बार दिया होता है और उसके कई अर्थ निकलते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका। श्लेष का अर्थ होता है चिपका या चिपका हुआ। तो इसमें जो पानी शब्द है, पानी के 3 अर्थ हैं यहाँ पर। मोती के संदर्भ में है। पानी का अर्थ यहाँ पर चमक। यदि मोती की चमक चली जाएगी तो मोती मूल्यहीन हो जाएगा। मनुष्य के अर्थ में यहाँ पर पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा। यदि मनुष्य की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाए या कम हो जाए तो मनुष्य का कोई समाज में मूल्य नहीं रहता है। चून अर्थात आटा। बिना पानी के आटे से रोटियां नहीं बनाई जा सकती हैं, जिस कारण
चून के लिए भी पानी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चून के लिए पानी का अर्थ पानी अर्थात जल ही है, अतः ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा निम्न में से कौन शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए है हमारा चाँद, आँख, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अंक, ऑप्शन डी अगना। यहाँ पर बिंदी भी होगी अंक की, अंगना होगा। बताइए साथियों कौन सा शब्द शुद्ध होगा? चांद को सभी जानते हैं, ऐसे लिखते हैं, आँख ऐसे लिखते हैं, अंक ऐसे लिखते हैं। इन सभी में कुछ ना कुछ सभी में गलतियां हैं तीनों ऑप्शंस में, परंतु जो हमारा डी ऑप्शन है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बिंदी भी होगी अंक की। यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है हमारी 9। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? यहाँ पर सन्निधि की वर्तनी, सही वर्तनी पूछी है, ऑप्शन दिए हैं ये सारे। बताइए साथियों इसमें सन्निधि की वर्तनी कौन सी सही होगी? सन्निधि को यदि हम विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर समधन निधि होता है। इसी के अनुसार हम यहाँ पर देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। ऑप्शन डी भी गलत होगा, ऑप्शन सी भी। यहाँ पर माँ जो है वो ना में बदलेगा व्यंजन संधि के कारण, तो यहाँ पर यह भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अंक की बिंदी है और यहाँ पर धी पर बड़ी की मात्रा है, धा पर बड़ी की मात्रा है, इस कारण यह ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि सन्निधि की वर्तनी यही शुद्ध होगी और यह विच्छेद से पूर्णतः संतुष्ट होती है वर्तनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है हमारा 10। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है ऑप्शन ए समय व अवधि पर, ऑप्शन बी समस्याओं के कारण की सही पहचान पर, ऑप्शन सी उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, ऑप्शन डी भाषिक नियमों पर। यह प्रश्न पेडागोजी का प्रश्न है, हिंदी की जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता सर्वाधिक समस्या के कारणों के सही पहचान पर निर्भर करती है। यदि हम समस्या का सही कारण ही पहचान नहीं पाएंगे अर्थात निदान नहीं कर पाएंगे तो उपचार कैसे करेंगे? समय व अवधि जो है वो सेकेंडरी फैक्टर हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री ये भी सेकेंडरी है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा उपचारात्मक शिक्षण की सफलता के लिए वो समस्या का सही पहचान होगा, अतः ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर।
प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए हेतु, ऑप्शन बी नियोजन, ऑप्शन सी उद्देश्य, ऑप्शन डी लक्ष्य। बताइए साथियों। प्रयोजन के समानार्थी शब्द हेतु होता है, उद्देश्य भी इसका समानार्थी होगा, लक्ष्य भी समानार्थी होगा, परंतु जो नियोजन है यह हमारा प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं होगा। नियोजन का अर्थ होता है किसी के लिए योजना या किसी से बचाव करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 12 है। ऋजु का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए त्रिकोण, ऑप्शन बी वक्र, ऑप्शन सी सीधा, ऑप्शन डी सरल। बताइए साथियों। ऋजु का विलोम वक्र होता है, तो ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है हमारा 13। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? इस प्रश्न में विशेषण के प्रकार जो दिए रहते हैं उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है हमारा दूसरा जो शब्द है वह किस विशेषण प्रकार के अंतर्गत क्रमवाचक, ऑप्शन बी वह नौकर कोई विशेषण नहीं, ऑप्शन सी 26 पूर्णांक बोधक, ऑप्शन डी 2.5 अपूर्णांक बोधक। बताइए साथियों। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, वह नौकर कोई विशेषण नहीं। यहाँ पर जो वह है यह एक विशेषण शब्द है जो सार्वनामिक विशेषण है, नौकर संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 है हमारा आ भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। बताइए साथियों। यहाँ पर आप सर्वनाम शब्द में सर्वनाम का प्रकार पूछा गया है, तो यहाँ पर आप शब्द में सर्वनाम का निजवाचक प्रकार होगा। चूंकि यहाँ पर जो आप शब्द है वो स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहा है और निजवाचक सर्वनाम में आप, अपना आदि जैसे शब्दों का बोध होता है जिससे स्वयं का भाव प्रकट होता है, अतः ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 है हमारा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए कढ़ी, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी संतान, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, संतान में अंक की बिंदी होगी, ऑप्शन डी चील। बताइए साथियों।
यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 97 संतानिक पुल्लिंग शब्द है। जो आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही जताते रहिए। कमेंट में लिखकर बताइए कि आगे आपको किससे संबंधित वीडियो चाहिए। कोशिश करूँगी आपको उसमें अच्छा बताने के लिए और इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जो हमारी आगामी यूपी टेट से संबंधित परीक्षा, यूपी टेट परीक्षा जो है हमारी, उसमें आपको काफ़ी मदद मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। यूपी टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं और इस दृष्टि से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।